सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कैसे करना है वो हम देख चुके हैं लास्ट 2 लेक्चर्स में। हमने देखा है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि जनरली हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो उसके लिए एक अलग फार्मूला यूज़ हो रहा है, वो हम देख चुके हैं 2 लेक्चर पहले। और लास्ट लेक्चर हमने देखा था अगर सॉल्यूशन के अंदर वॉलेटाइल है तो उसके अंदर कैसे प्रेशर हमें कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमने भी फॉर्मूले देख चुके हैं और ग्राफ भी देख चुके हैं। अब कुछ आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपको दिख रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ टू वॉलेटाइल कंपोनेंट A and B is given by P equals to 5.3 minus 2.3 into XB, where XB is mole fraction of B. Then calculate P naught A and P naught B. तो वीडियो पॉज करें और अब तक जो लास्ट 2 लेक्चर में हमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा सोचिए और सॉल्व करिए इसको, ठीक है। तो आई होप कई लोग कर चुके होंगे सॉल्व, ठीक है। कई लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है। तो 2 केस अलग अलग इसलिए पढ़ा है क्योंकि अगर हमें केस पता लग जाए कि ये वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला केस है या नॉन वॉलेटाइल वाला सॉल्यूट केस है तो फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो कई बार डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, कई बार इनडायरेक्ट वे में। तो डायरेक्ट का मतलब है कि वहाँ लिखा होगा क्वेश्चन में साफ साफ वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर लिखा है हमें वेपर प्रेशर ऑफ टू वॉलेटाइल कंपोनेंट, मतलब दोनों जो कंपोनेंट है वो कैसे वॉलेटाइल है। तो 2 ही कंपोनेंट वाले हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट, तो दोनों ही कंपोनेंट वॉलेटाइल है तो कौन सा बन गया हमारा, केस 2। तो 2 कंपोनेंट हमें दे रखे A एंड B इज गिवन बाय P इक्वल्स टू दिस। ये जो रिलेशन दे रखा है ये क्या दे रखा है, 2 वॉलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर का रिलेशन दे रखा है। P इक्वल्स टू 5.3 माइनस 2.3 इंटू XB। और यहाँ पे जो XB है वो बताया कि XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B का ये मोल फ्रैक्शन है। देन कैलकुलेट P नॉट A एंड P नॉट B। अभी तक मैं हर बार यही कह रहा हूँ कि P नॉट A P नॉट B जहाँ नॉट लग जाता है वो प्योर लिक्विड प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर होता है और ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और हमें गिवन होती है। लेकिन यहाँ पर तो यही पूछ लिए, तो सर आप तो क्या बताते हो और क्वेश्चन कुछ और आ गया। ठीक, बिल्कुल सही है। मैंने ये भी कहा था लास्ट लेक्चर में, ध्यान से अगर सुना होगा तो P नॉट ए और P नॉट बी जनरली गिवन होगा कांस्टेंट वैल्यू, और अगर नहीं दे रखा है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ डेटा गिवन होंगे। तो वही उसी टाइप के क्वेश्चन है, तो इसे हम देखते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा कई बच्चों ने, ठीक है। हो सकता है अपने अपने तरीके से करा होगा। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं यानी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ। पहला मैंने लिखा मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 उन लोगों के लिए जिनको फॉर्मूले याद है या उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो हमें ये तो पता लगे कि केस 2 है वॉलेटाइल कंपोनेंट वाला। तो केस 2 में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। फर्स्ट था P इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। सेकेंड फॉर्मूला जो हमारा था वो था P इक्वल्स टू P नॉट ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई एक्स बी। तो वो जो दूसरा फॉर्मूला है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो है P इज इक्वल्स टू P नॉट ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए इंटू एक्स बी। बोला यही फॉर्मूला क्यों लिखा सर, दूसरा भी लिख सकते थे जिसमें एक्स से आता, क्योंकि मुझे फॉर्मूला जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। कैसे फॉर्मूला देने से मतलब है कि मैंने इसको मान लिया क्या है, एक इक्वेशन फर्स्ट मान ली जो हमें फॉर्मूला पता है वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का। हमें जो गिवन दे रखा वो दे रखा P इज इक्वल्स टू, इसको ठीक है यहाँ लिखता हूँ थोड़ा और कन्वीनियंट होगा, P इज इक्वल्स टू 5.3 प्लस ऐसे लिख सकता हूँ इसको माइनस 2.3 इंटू एक्स बी। ये इसको मैंने नाम दिया सेकंड, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, कुछ प्रॉब्लम में गिवन है। आई होप कई लोग ये 2 लाइन लिखते ही समझ गए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सही। और फिर भी कई लोगों को नहीं समझ में आया तो देखें, ये हमें पता है सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट का प्रेशर कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, एक फॉर्म है उसका, और ये हमें गिवन दे रखा है। तो ये भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट का फॉर्मूला दे रखा है
न्यूमेरिक वैल्यू में और ये हमें पता है इसके फॉर्मूले में ये वे वैल्यूज़ आती है। तो मैं सिंपली कुछ नहीं कर रहा हूँ, दोनों जो फॉर्मूले इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। कैसे कंपेयर कर रहा हूँ कि ये भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मूले में ऑलरेडी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गिवन है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट आता है, उसमें टर्म आता है पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तो यहाँ पे कुछ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी प्लस पी नॉट ए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसको एज इट इज कंपेयर करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ गया है। नहीं ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि मैंने यही फॉर्मूला क्यों लिखा था, क्योंकि मुझे जब कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे यही फॉर्म चाहिए था। यानी तो इसको मैं कंपैरिजन के थ्रू क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। और मैंने इसको याद रखने का तरीका भी बताया था, कहीं से भी शुरू कर लो, ए बी या उल्टा लिख लो बी ए, ऑल्टरनेट ए बी आते हैं। यानी ए से स्टार्ट करोगे तो बी आएगा और बी से स्टार्ट करोगे तो ए आएगा, इस तरीके से। तो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करूंगा तो ये वाला टर्म एज इट इज ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी नॉट ए की वैल्यू मुझे डायरेक्ट पता लगी कितनी, 5.3। और एक्स बी के अंदर जो वैल्यू, यहाँ से देखना फॉर्मूले में बाहर ही माइनस लिखा, लेकिन हमें पता है कि इस फॉर्मूले में एज इट इज कोई माइनस नहीं आता, प्लस आता है। तो मैंने माइनस इसके साथ ले लिया और इसको प्लस के फॉर्म में लिखा। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस पूरे जो ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी न्यूमेरिकली, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू -2.3। क्योंकि पी नॉट ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, तो यहाँ पर पी नॉट बी माइनस 5.3 इज इक्वल्स टू -2.3। तो यहाँ से पी नॉट बी की वैल्यू 5.3 को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5.3 माइनस 2.3 तो ये आ जाएगा 3। तो पी नॉट बी की वैल्यू भी पता लगी, पी नॉट ए की वैल्यू भी पता लगी, यही हमने क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो दिखने में थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल सा है। अब बात करता हूँ मेथड 2 की। तो कई बच्चों ने फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लिया होगा इसको कंपेयर करके, कई बच्चों ने शायद मेथड 2 भी लगाया होगा, आई होप सो। ठीक है, मेथड 2 कैसे, हमें अगर फॉर्मूला, ये मैंने बोला था कि ये कुछ बच्चों के लिए जिन्हें फॉर्मूला याद है प्रॉपर, तो उसमें बाय कंपैरिजन इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकेस कभी तुम फॉर्मूला भूल जाओ इस तरह क्वेश्चन में, कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, फिर भी मैंने याद बताया तरीका याद रखने का कि कैसे रख सकते हो, कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन आइडिया नहीं हो कि यार कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ आता है, तो फिर कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना, हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है p इज इक्वल्स टू 5.3 माइनस 2.3 XB। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जैसे इस तरह की चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, जो हम ग्राफ भी इसी तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। हमें ये पता है जो ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है उसकी एक वैल्यू दे रखी है। तो अगर मैंने बोल दिया इफ़ XB इज इक्वल्स टू 0, अगर XB की वैल्यू अगर मैं 0 रख लूँ तो उस वक्त XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपना 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है XA प्लस XB का समेशन क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो B 0 हो जाएगा तो X से अपना आप क्या हो जाएगा 1, और XA 1 होने का मतलब, या ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं कि XB 0 होने का मतलब है कि अब उस सॉल्यूशन के अंदर B कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, या XA इक्वल्स टू 1 होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ A कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो क्या ये जो प्रेशर है, अब क्या सॉल्यूशन का प्रेशर थोड़ी बचेगा, ये जो प्रेशर है जब XB की वैल्यू 0 कर दूंगा, XB की वैल्यू 0 मतलब कि उसमें कोई B कंपोनेंट है ही नहीं, तो B कंपोनेंट है ही नहीं तो उसमें B का प्रेशर भी नहीं होगा। तो अब सिर्फ क्या बचा उसमें, A कंपोनेंट बचा है, तो जो प्रेशर होगा वो भी सिर्फ किसका होगा, A कंपोनेंट का। तो ये P किसके बराबर हो जाएगा, P नॉट A के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, A बचा है, और उसकी वैल्यू जब यहाँ XB की जगह 0 रखोगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो P नॉट A क्या आएगा 5.3, सिर्फ जो ये टर्म बचे। आई होप आया होगा ये समझ में कैसे करा है मैंने, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर, ठीक है, XB की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी, ठीक है, तो XA की वैल्यू वैसे अपना आप 0 हो जाएगी, लेकिन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। XA की वैल्यू 0 हो गई, और XA की वैल्यू 0 हो गई, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर A प्रेजेंट नहीं, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, B, जैसे ऊपर करा था। तो ये जो P की वैल्यू अब किसके बराबर हो जाएगी,
पी नॉट बी के बराबर हो जाएगी, प्योर सब्सटेंस बी के बराबर। और जब यहाँ पर 1 रखोगे तो 2.3 हो जाएगा, तो 5.3 माइनस 2.3 ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो वेरीफाई कर सकते हो इस मेथड से भी पी नॉट ए 5.3 आ रहा है और पी नॉट बी 3 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा। ठीक है, तो एक बार इसे देख ले और जल्दी से कॉपी कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक बार पढ़ ले इसको और फिर इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 550 mmHg containing two volatile component A and B of moles 1 and 3 respectively. If 1 mole of B is further added in the solution, then vapor pressure of solution become 560 mmHg. Then calculate P naught A and P naught B. इस केस में भी हमें प्योर सब्सटेंस ए या लिक्विड ए और प्योर सब्सटेंस बी या लिक्विड बी का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार वीडियो पॉज करें और ट्राई करें किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कई लोग कर चुके होंगे ट्राई, है ना, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट इसमें ज़्यादा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जैसे ही पूछे तो तुम्हें केस क्लियर होना चाहिए, वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला है नॉन वॉलेटाइल। फिर से ये क्वेश्चन ईजी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लिखा है 2 वॉलेटाइल कंपोनेंट। 2 वॉलेटाइल कंपोनेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा हो गया, केस 2, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट वॉलेटाइल है। तो हमें कौन से फॉर्मूले यूज़ करना है ये हमें अब क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी दो कंपोनेंट एक सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है 550 mmHg, और उस सॉल्यूशन के अंदर ए के मोल्स तो कितने हैं 1 और बी के मोल्स कितने दे रखे 3। अब क्या हो, ये तो एक कंडीशन हुई। अब उसने बोला कि अगर इफ 1 मोल ऑफ बी इज फर्दर एडेड इन द सॉल्यूशन, अब जो हमारे पास वो सॉल्यूशन बना हुआ है जिसका वेपर प्रेशर पहले से 550 mmHg था और जिसमें ए के 1 मोल थे और 3 के बी के 3 मोल थे, अगर उसमें अलग से हमने फिर बी का 1 मोल और ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा 1 मोल और ऐड कर दिया उसी सॉल्यूशन के अंदर, तब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 560 mmHg हो जाता है। 550 से बढ़ के कितना हो जाता है 560 mmHg हो जाता है। तब वो पूछ रहा है कि पी नॉट ए और पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब इसमें जो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन के लिए हम क्या लिख देते हैं, डेटा लिख लेते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। इनिशियली, ठीक है, जब इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा मोल्स ऐड नहीं करे, जो हमारे पास सॉल्यूशन बना हुआ उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली मुझे पता है टोटल प्रेशर, ठीक है, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, वो कितना है 550 mmHg है। ए के मोल्स इनिशियली हमें कितने दे रखे 1, एंड बी के इनिशियल मोल्स हमें कितने दे रखे 3। ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना, पी नॉट है पी नॉट बी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है प्रेशर की वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए वो क्या दे रखी है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सही है, तो क्या करो, बस इनकी वैल्यूज हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे। पी की वैल्यू में दे रखी है पी नॉट है पी नॉट बी, तो कैलकुलेट करना, एक्स और एक्स बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पता है, मोल्स पता है। तो यहीं पे अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे एक्स ए कैलकुलेट करना होता तो एक्स ए मतलब एन ए, इस तरीके से लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, जिसके मोल फ्रैक्शन में जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके मोल्स न्यूमरेटर में और नीचे टोटल मोल्स। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ये 1/4 है तो एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस
1/4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3/4। तो एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू हमें क्या हो गई पता लग गई। तो बस इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ रख दो। तो यहाँ पर प्रेशर हमें दे रखा है 560 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एज इट इज़। एक्स ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए 1/4 प्लस पी नॉट बी एज इट इज़, और एक्स बी की वैल्यू हमने 3/4 कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो इसको क्या कर ले, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। 4 दोनों में से क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम कॉमन आ जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी नॉट ए वाले टर्म्स को, ये वाले टर्म को एलएचएस में लिख रहा हूँ, इसको आरएचएस में ले जा रहा हूँ 4 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं पी नॉट ए प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पी नॉट बी, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 560 को। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2200। इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या हो रहा है सेकंड केस में कि अब उसके अंदर 1 मोल ऑफ बी हम ऐड कर दे रहे हैं उसी के अंदर। 1 मोल ऑफ बी जब हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो अब व्हेन 1 मोल ऑफ बी एडेड इन द सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी चेंज होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। हरी बात समझ में। तो अब यहाँ पर ऐसा करने पे जो प्रेशर हो जा रहा है सॉल्यूशन का वो हमें दे रखा है 560। जो मोल्स ऑफ ए है ये तो उतने रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, वो अभी भी कितना रहेगा 1। एंड मोल्स ऑफ बी पहले तो प्रेजेंट थे 3 और एक्स्ट्रा हमने 1 मोल और ऐड करे, तो टोटल अब कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ से अब हम नया मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स ए। तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ Na प्लस एन बी, फॉर्मूला तो ये रहेगा। तो एक्स ए क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 3 था, अब कितना हो जाएगा 4, क्योंकि नए मोल्स कितना आ गए 4, तो ये हो जाएगा 1/5। तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 1/5 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो P इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो P की वैल्यू होगी 560 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करना है। एक्स ए की वैल्यू 1/5 प्लस पी नॉट बी की वैल्यू 4/5। इसको सिंप्लीफाइड कर लो, वापस 5 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस वाले पार्ट को मैं एलएचएस में लिख रहा हूँ और उसको आरएचएस में लिख रहा हूँ। तो ये इसको इस तरीके से सिंप्लीफाइड करके लिखोगे तो ये आ जाएगा पी नॉट ए प्लस 4, ये 4 इंटू पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 560 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा ये 2800। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब देखना ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब सही कई लोगों को क्लिक कर गया होगा क्या करना है इस क्वेश्चन में। अब आगे तो 2 इक्वेशन मिल गई, इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 220 और x प्लस 4y इक्वल्स टू 2800। तो बस 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो हम इसको क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, या ऐसे में लिख सकता हूँ इसको, ज़्यादा बेटर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के लिए क्या करें हम, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इस तरीके से लिख दूँ पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 2800 और पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 220। इसको माइनस करेंगे तो सारे सिंबल क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो एक पी नॉट बी बचेगा और ये कितना बच जाएगा 28 में से -22 करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 600। तो यहाँ से पी नॉट बी तो हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 600 mmHg।
एक बार पी नॉट बी हमें आ गया तो किसी भी इक्वेशन में यहाँ रखो या इस वाले में रखो, पी ए कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट पी नॉट ए प्लस 3 इंटू 600 इज इक्वल्स टू 22। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 18, और उधर जाएगा तो कितना 400 mmHg। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इसमें एक तरीके से कंडीशन इन्होंने क्या कर दी है, चेंज कर दी है। एक बार इनिशियली कुछ मोल्स दे रखे थे, उसका वेपर प्रेशर दे रखा था सॉल्यूशन का, और फिर उसी सॉल्यूशन के अंदर उनमें से किसी एक कंपोनेंट के मोल बढ़ा दिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि उसमें हो सकता है दोनों के मोल्स बढ़ा दे, ठीक है, तो ऐड कर लेंगे। हो सकता है किसी के मोल कम कर दे तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो एक टाइप हो गया इस टाइप के क्वेश्चन का कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें इक्वेशंस बनेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और यहाँ से आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। थैंक यू।